नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आज से हम लोग बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए उस सीरीज में हम लोग आज आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालते हैं। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 25 दिन और दूसरा समय क्या दिया 20 दिन। तो हम 25 और 20 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 25 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेते हैं 100 यूनिट। टोटल वर्क को मान लेते हैं 100 यूनिट। अब देखिए 100 यूनिट काम जब ए कर रहा है, 100 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 25 दिन का समय ले रहा है। और जब इसी 100 यूनिट काम को बी कर रहा है, इसी 100 यूनिट काम को बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिन का समय ले रहा है। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे। ए जो है 25 दिन में 100 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट। बी जो है 20 दिन में 100 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वे दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं। अगर दोनों मिलके 5 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो पाएगा। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाएं ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, ए 4 यूनिट काम करेगा और बी 5 यूनिट, यानी 9 यूनिट काम हो पाएगा। अगर दोनों मिलके ए प्लस बी अगर दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके अगर 5 दिन काम करें, दोनों मिलके 5 दिन काम करें तो टोटल काम कितना हो पाएगा, 9 गुने 5 यानी 45 काम हो पाएगा। 45 यूनिट काम हो पाएगा और टोटल काम हमें कितना करवाना है, 100 यूनिट काम करवाना है। 5 दिन काम करने के बाद दोनों मिलके 5 दिन काम करें, उसके बाद जो है ए काम छोड़ देता है। ए जो है काम छोड़ दे रहा है, शेष काम कितना बच गया, हमें जो है टोटल काम करवाना था 100 यूनिट। टोटल 100 यूनिट काम करवाना था, जिसमें से 45 यूनिट काम हो गया तो शेष कितना बच गया, 55 यूनिट काम बच गया। अब हमसे पूछ रहा है कि जो शेष काम बच गया उसे बी जो है कितना समय में पूरा करेगा। शेष काम को अगर बी करेगा, शेष काम कितना है, 55 यूनिट। शेष काम को अगर बी करेगा तो बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 55 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 55 में हम 5 से भाग देंगे, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 11 दिन। यानी शेष काम को करने में बी को कितना समय लग जाएगा, 11 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है विकी तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है, हमें क्या निकालना है, सुमी की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें जो है वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है और 12 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें जो है वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है विक्की और सुमी के बीच। हमें जो है वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। वर्तमान आयु का रेशियो हमें 2:3 दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 वर्ष बाद का। हमें जो है 12 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है। 12 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 11:15 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों के आयु के बीच का डिफरेंस जो है वर्तमान में और 12 वर्ष बाद का वो बराबर है कि नहीं। देखिए आयु के बीच का जो डिफरेंस होता है दो लोगों के बीच, वो वर्तमान में जितना होता है वो 12 वर्ष बाद जाएं या 100 वर्ष बाद जाएं या 12 वर्ष पहले जाएं, आयु के बीच का डिफरेंस हमारा चेंज नहीं होता है। तो हम सबसे पहले आयु के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों का बराबर है या नहीं। अब देखिए यहाँ हमने मान लिया कि विकी का जो आयु है 2 यूनिट है और सुमी की आयु क्या है, 3 यूनिट। तो यहाँ जो है आयु के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1 यूनिट। अब देखिए 12 वर्ष बाद विकी की जो आयु है वो 11 यूनिट है और सुमी की आयु कितना है, 15 यूनिट। यानी यहाँ जो है आयु के बीच का डिफरेंस कितना है,
यहाँ जो है आयु के बीच का डिफरेंस 4 है। तो देखिए डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नीचे के डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर के डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। देखिए ऊपर डिफरेंस कितना है, ऊपर जो डिफरेंस है, ऊपर डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है, और नीचे डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट का है। तो हम इस 4 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे, 4 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8:12 हो जाएगा, 8:12 हो जाएगा। और 1 से हम गुना करेंगे तो हमारा सेम ही रहेगा, यानी नीचे वाला रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 11:15। अब देखिए यहाँ हम चेक करेंगे तो आयु के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए वर्तमान में जो है बिकी की आयु 8 यूनिट है और सुमी का क्या है, 12 यूनिट, यानी डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट। और 12 वर्ष बाद भी बिकी का आयु क्या है, 11 यूनिट, और सुमी की आयु क्या है, 15 यूनिट, यानी यहाँ भी आयु के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 यूनिट। अब डिफरेंस बराबर हो गया। अब देखिए वर्तमान में बिकी का आयु क्या है, 8 यूनिट है, और 12 वर्ष बाद आयु कितना हो जा रहा है, 11 यूनिट, यानी आयु में कितना का वृद्धि हुआ, 3 यूनिट का वृद्धि हुआ। अब देखिए वर्तमान में जो सुमी की आयु है वो 12 यूनिट है, और 12 वर्ष बाद जो है आयु है वो कितना है, 15 यूनिट, यानी इसमें भी कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 यूनिट का। और हमें वर्ष में कितना का वृद्धि दिया हुआ है, 12 वर्ष का, वर्ष में हमें वृद्धि कितना दिया हुआ, 12 वर्ष का, यानी हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 3 यूनिट किसके बराबर है, 12 वर्ष के बराबर है। 3 यूनिट किसके बराबर है, 12 वर्ष के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सुमी का वर्तमान आयु। सुमी का वर्तमान आयु कितना है, 12 यूनिट, यानी हमें 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है, हमें 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो हमें इस 12 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 12 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 वर्ष, यानी सुमी का वर्तमान आयु हमारा क्या निकल के आ गया, 48 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 2 व्यक्ति ए तथा बी पी से क्यू तक जिनके बीच की दूरी 22 किलोमीटर है, क्रमशः 5 किलोमीटर पर घंटा तथा 6 किलोमीटर पर घंटा चाल से चलते हैं। बी क्यू पर पहुंचता है और तुरंत लौटकर ए को आर पर मिलता है। पी से आर की दूरी क्या है, हमें क्या निकालना है, पी से आर की दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु पी और क्यू, हमें 2 बिंदु दिया हुआ है पी और क्यू, जिनके बीच की दूरी हमें क्या दिया हुआ है, जिनके बीच की दूरी हमें 22 किलोमीटर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 22 किलोमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 व्यक्ति पी से चलते हैं, एक व्यक्ति जो है ए, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ए का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर घंटा, ए का जो है हमें स्पीड दिया हुआ 5 किलोमीटर पर घंटा, और बी का हमें स्पीड क्या दिया हुआ 6 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि दोनों एक साथ पी से चलते हैं, दोनों एक साथ पी से चलते हैं और बी का स्पीड ज़्यादा है, तो बी जो है जल्दी पहुंच जाएगा क्यू पर। बी जो है क्यू पे पहुंच के, बी जो है क्यू पे पहुंच के उसके बाद तुरंत वापस लौट के और आर बिंदु पर वापस लौट के आर बिंदु पर ए से मिल रहा है। ए जो है तब तक आर बिंदु पर पहुंच रहा है, ए जो है तब तक आर बिंदु पर पहुंच रहा है। दोनों का समय क्या मिला, दोनों का समय बराबर मिला। अब देखिए टाइम सेम है, टाइम सेम है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो हम यहाँ से अगर टाइम सेम है, हमारा टाइम सेम है, टाइम जो है, टाइम क्या है, सेम है, दोनों जो है एक ही साथ चल रहे हैं, दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, तो जितना समय में बी जो है आर पे पहुंच रहा है उतना ही समय में ए कहाँ पहुंच रहा है, आर पे पहुंच रहा है, यानी टाइम क्या है, सेम है। टाइम सेम है तो हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे, स्पीड का रेशियो निकालेंगे, स्पीड का रेशियो, तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 5/6 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यानी ए जो है 5 यूनिट दूरी जितना देर में चल रहा है उतना ही देर में बी जो है 6 यूनिट दूरी चल रहा है। बी 6 यूनिट दूरी जो चल रहा है तो बी जो है 1 यूनिट ज़्यादा दूरी चल रहा है, बी जो है ए की अपेक्षा 1 यूनिट ज़्यादा दूरी चल रहा है। यानी जो है ये 0.5 यूनिट यहाँ से आर से क्यू तक 0.5 यूनिट का दूरी तय किया होगा, फिर वापस 0.5 यूनिट आया होगा, तभी जाके 1 यूनिट ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। यानी अगर हम यहाँ से P से Q के बीच का दूरी निकालेंगे, P से Q के बीच का दूरी निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, P से Q के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा 5.5 यूनिट। अब देखिए यहाँ हमारा यूनिट में जो दूरी आ गया 5.5 यूनिट दूरी आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में दूरी क्या दिया हुआ है 22 किलोमीटर, यानी 5.5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 22 किलोमीटर दिया हुआ है। 5.5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 22 किलोमीटर दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे जो पूछ रहा है P से R की दूरी, हमसे P से R की दूरी पूछ रहा है, तो P से R के बीच का जो दूरी है वो हमारा कितना है 5 यूनिट, यानी हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हमारा उस साइड चला जाएगा, और हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से 5 बार में जाएगा, और ये 11 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, और हमारा पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 5 यूनिट का वैल्यू हमारे निकल के आ गया 20 किलोमीटर। और हमें निकालना भी क्या था 5 यूनिट का वैल्यू, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया P से R के बीच का दूरी हमारा क्या निकल के आ गया 20 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक परीक्षा में स्कूल ए से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक छात्र परीक्षा में बैठे तथा स्कूल ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% अधिक उत्तीर्ण हुए, स्कूल बी से कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि स्कूल ए से जो है 100 छात्र परीक्षा दिए, स्कूल ए से जो है स्कूल ए से 100 छात्र जो है परीक्षा दिए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक छात्र जो है परीक्षा दे रहे हैं, यानी स्कूल बी में कितना छात्र परीक्षा देंगे, हम इसका अगर 20% निकालेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 छात्र ज़्यादा परीक्षा देंगे, यानी स्कूल बी में 120 छात्र परीक्षा देंगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्कूल ए से जो है 70% छात्र जो है पास हो रहे हैं, तो हम इस 100 का 70% निकालेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी स्कूल ए में कितना पास हो रहे हैं 70 छात्र पास हो रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्कूल ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% अधिक जो है स्कूल बी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो हम इस 70 का अगर 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी स्कूल बी में पास का संख्या कितना हो जाएगा 70 प्लस का 35 हो जाएगा, यानी यहाँ से हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। 105 छात्र जो है स्कूल बी में पास हो रहे हैं, और स्कूल बी से एग्जाम कितना छात्र दे रहे हैं 120, तो हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है कि स्कूल बी से कितना प्रतिशत छात्र पास हुए। तो हमें परसेंटेज निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है 105 छात्र जो है पास हुए कितने में से 120 में से गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर काटेंगे 20 से काटेंगे तो ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये 6 बार में। हम इसे अगर 3 से काट लें तो ये 3 से 2 बार में जाएगा, और ये 3 से 35 बार में जाएगा। हम 35 में अगर 5 से गुणा करेंगे, 35 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 175। 175 बटा क्या हो जाएगा 2, 175 बटा 2%। हम 175 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 8 बार में, फिर 1 बच जाएगा 15, 7 बार में 1 बच जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 आएगा 5 बार में, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 87.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो लाभ 3.5% हो जाता है। उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। पहले जो है वह 5% लाभ पे बेचने का इरादा रख रहा है, यानी उत्पाद का क्रय मूल्य 100% होगा, तो पहले जो है 105% पे बेचने का वो इरादा रख रहा है। बाद में क्या हो रहा है कि वह लाभ जो है 120 रुपये कम कर देता है, 120 रुपये कम होता है, लाभ जो है 120 रुपये कम होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जा रहा है 3.5%। लाभ जो है 3.5% हो जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 103.5%। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 103.5%। देखिए पहले जो है विक्रय मूल्य कितना था 105% था, और अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 103.5% हो गया। 103.5% कब हो रहा है, जब लाभ जो है 120 रुपये कम हो रहा है। लाभ 120 रुपये कम कब होगा, जब विक्रय मूल्य 120 रुपये कम हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य में यहाँ जो है प्रतिशत में कितना कम हो रहा है, विक्रय मूल्य में प्रतिशत में कितना कम हो रहा है। पहले जो है 105% पे बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है 103.5%, यानी कमी कितना हो गया, यहाँ कमी हो गया 1.5% का कमी हो गया, 1.5% का कमी हो गया। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि लाभ जो है 120 रुपये से कम कर रहा है, लाभ 120 रुपये से कम कर रहा है,
यानी इसका मतलब क्या हो गया कि विक्रय मूल्य ही 120 रुपए से कम हो गया। यानी विक्रय मूल्य 120 रुपए से कम हो रहा है, लेकिन यहां परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना से कम हो रहा है, 1.5% से। 1.5% का वैल्यू क्या है, 120 रुपया है। 1.5% का वैल्यू क्या है, 120 रुपया है। तो हम यहां से 1% का अगर वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा, यहां से 1% का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एक जीरो चला जाएगा उस साइड, और ये 15 से अगर 120 काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। यानी 1.5 से 120 कितने बार में जाएगा, 80 बार में। एक यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 80 रुपया निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना था, उत्पाद का क्रय मूल्य, यानी 100% का वैल्यू हमें निकालना था। तो यहां से हमारा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू 80 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। उस वस्तु का सीपी क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 8000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2200 रुपए के मिश्रधन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समान वार्षिक किस्तों में अदा करने होंगे। हमें क्या निकालना है, वार्षिक किस्त का अमाउंट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2200 रुपया दिया हुआ है। हमें अमाउंट दिया हुआ है और हमें समय कितना दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 5 वर्ष का। हमें समय दिया हुआ है 5 वर्ष का, और हमें रेट क्या दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है 5%। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वार्षिक इंस्टॉलमेंट। हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो देखिए 5 बराबर किस्तों में वह चुकाएगा, 5 साल का हमें समय दिया हुआ है, और अमाउंट कितना दिया है, 2200 रुपया दिया हुआ है। तो हमसे वार्षिक किस्त का अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि 5 वार्षिक किस्त में वो वापस कर रहा है, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त और 5वां किस्त। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक जो किस्त है वो 100 रुपया का है। हमने मान लिया कि प्रत्येक किस्त जो है वो 100 रुपया का है। प्रत्येक किस्त क्या है, 100 रुपया का है। अब देखिए ये जो किस्त दे रहा है, ये चौथे साल, ये जो है 5वें साल के अंत में किस्त दिया है 100 रुपया। ये जो चौथे साल के अंत में किस्त दिया है, ये चौथे साल के अंत में ना देके अगर 5वें साल के अंत में देता, ये चौथे साल के अंत में ना देके अगर 5वें साल के अंत में अगर 100 रुपया देता, तो इस पे 1 साल का ब्याज लगता। 1 साल का अगर इस 100 रुपया पे ब्याज लगता 5% की दर से, यानी उसे कितना देना पड़ता, 105 रुपया देना पड़ता। और ये जो तीसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में जो 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट दिया है, अगर ये नहीं दिया होता और ये भी 5वें साल के अंत में देता, तो इस पे उसे 2 साल का ब्याज देना पड़ता 5% की दर से। यानी उसे कितना देना पड़ता, 110 रुपया देना पड़ता। और ये दूसरे साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, अगर ये दूसरे साल के अंत में ना देके अगर ये भी 5वें साल के अंत में देता, तो इस पे 3 साल का उसे ब्याज देना पड़ता 5% की दर से। यानी उसे कितना देना पड़ता, 115 रुपया देना पड़ता, 115 रुपया देना पड़ता। और ये जो पहले साल के अंत में दे रहा है 100 रुपया, अगर ये पहले साल के अंत में ना देके ये भी अगर 5वें साल के अंत में देता, तो इस पे उसे 4 साल का ब्याज देना पड़ता 5% की दर से। यानी उसे कितना देना पड़ता, 120 रुपया देना पड़ता। अब देखिए यहाँ से टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 500, और इसे ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 30 20 कितना हो जाएगा 50। यानी ये हमारे निकल के आ जाएगा 550। यहाँ से हमारा अमाउंट क्या निकल के आ गया 550। लेकिन हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ 2200 रुपया। यानी इस 550 यूनिट का वैल्यू जो है, 550 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2200 रुपया दिया हुआ है। 550 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2200 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालें, हम यहाँ से 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालें, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस 2200 रुपये में 550 से भाग देंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 220 जो है 55 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 4 रुपया। तो हमें क्या निकालना था, हमें जो है इंस्टॉलमेंट निकालना था, और हमने यहाँ इंस्टॉलमेंट क्या मान के रखा है, 100 रुपया। यानी इस 100 यूनिट का हम वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपया है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपया। यानी हमारा इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आ गया, प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट निकल के आ गया वार्षिक 400 रुपये का हमारा इंस्टॉलमेंट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कौन सी धनराशि है जिसका 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 7.50 रुपया होता है।
हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, हमें जो है धनराशि निकालना है। अब देखिए यहाँ समय हमें 2 वर्ष दिया हुआ है, हमें समय क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, और रेट हमें क्या दिया हुआ 5%। तो हम इसे सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं और प्रिंसिपल मान के भी बना सकते हैं। तो देखिए 2 साल का हमें समय दिया हुआ है तो हम यहाँ सक्सेसिव भी लगा लेते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा हमें समय दिया होता तो हम प्रिंसिपल मान के बनाते, लेकिन 2 साल का समय दिया हुआ है तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले एसआई निकालेंगे। 5% के दर से 2 वर्ष में हमें एसआई कितना मिलेगा। पहले साल हमें प्रिंसिपल का 5% मिल जाएगा, पहले साल हमें प्रिंसिपल का 5%, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% मिल जाएगा, यानी टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 10% ब्याज मिल जाएगा 2 साल में एसआई के दर से। और सीआई के दर से हम ब्याज जब काउंट करेंगे, सीआई के दर से जब ब्याज काउंट करेंगे तो हमें पहले साल 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें दूसरे साल क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, यानी इस 5 का भी हमें 5% ब्याज मिल जाएगा, इस 5 का भी 5% हमें ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल कितना हो जाएगा सीआई, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%, प्लस का हम इस 25 में 100 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.25%, ये कितना हो जाएगा 0.25%। अब देखिए यहाँ जो है सीआई हमें कितना मिल रहा है, सीआई मिल रहा है 10% प्लस का 0.25%, और एसआई हमें कितना मिल रहा है 10%, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीआई माइनस एसआई दिया हुआ है। तो देखिए परसेंटेज में अगर हम यहाँ सीआई माइनस एसआई देखेंगे तो हमें कितना दिख रहा है, यहाँ पे एसआई जो है 10% है और सीआई कितना है 10% प्लस का 0.25%, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.25%। अब हमें क्वेश्चन में इस 0.25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इस 0.25% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7.50 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ भी 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट है और यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 25% निकल के आ गया 750 रुपये के बराबर। तो हमें क्या निकालना था, हमें जो है प्रिंसिपल निकालना था। तो यहाँ से हमारा 100% क्या हो जाएगा, यानी हमने इस साइड अगर 4 से गुना किया तो हम इस साइड भी 4 से गुना करेंगे, यानी इस साइड हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3000 रुपया, ये हमारा कितना हो जाएगा 3000 रुपया, यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 3000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल कितना है। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। देखिए जब तैराक धारा की दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है, तैराक का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तैराक का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमने मान लिया कि तैराक का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड जो है y किलोमीटर पर घंटा है। तो हमें क्या दिया है, धारा के दिशा में जब जाएगा तो तैराक का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, जो हमें कितना दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, 13 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो तैराक का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, धारा का स्पीड निकालना है, यानी हमें y का वैल्यू निकालना है। तो हम इन दोनों समीकरण को अगर माइनस कर लें तो हमारा यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ से माइनस करेंगे अगर 13 में से 10 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया 1.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी होगी। हमें क्या निकालना है, हमें वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जिसे अगर हम 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दें तो वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखिए अगर हम एलसीएम निकाल लें 2, 3, 4, 5, 6 का अगर एलसीएम निकाल लें तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वह सबसे छोटी संख्या होगा जिसे अगर हम 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देंगे तो पूरी तरीका से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें एलसीएम निकालने के बाद देखना पड़ेगा
कि वो जो हमारा एलसीएम निकल के आया है क्या वह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4, 5, 6 का। हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो हम 6 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा, यानी 1 2 है, हमें 1 2 और लेना पड़ेगा। उसके बाद 3 है, यानी 3 यहाँ पे है, 2 यानी 2 भी है। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, यानी हमारा जो है ये जोड़ा में बन रहा है क्या, 2 गुने 2 तो जोड़ा में है, लेकिन 3 और 5 जो है जोड़ा में नहीं है। यानी ये जो हमारा एलसीएम निकल के आया यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक 3 से और एक 5 से गुना कर सकते हैं। यानी ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। हमारी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी अगर हम इसमें गुना कर लेंगे, जो है 2 3 4 5 6 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगी। तो हम गुना कर लेते हैं, इसमें हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 तिया 12 12 पचे 60 और 60 में हम 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। 60 में 15 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900। यानी वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हमारी निकल के आ गई 900, जिसे अगर हम 2 3 4 5 6 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरीके से हमारी विभाजित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 18 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या को 1 सही 1/2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी संख्या का औसत कितना होगा। हमें क्या निकालना है, परिणामी संख्या का औसत निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए जो क्रिया अगर हम संख्या के साथ करते हैं, जो क्रिया संख्या के साथ करते हैं वही क्रिया हमारा क्या होता है, औसत के साथ होता है। हमें अगर संख्या दिया हो और उसका औसत दिया हो तो हम अगर उस संख्या में कुछ ऐड करेंगे, जो भी हम ऐड करेंगे वही हमारा ऐड क्या होगा, औसत में भी ऐड हो जाएगा। अगर हम उस संख्या में कुछ माइनस करेंगे तो जितना भी माइनस करेंगे वो हमारा क्या होगा, औसत के साथ भी माइनस होगा। अगर हम उन संख्या में किसी चीज़ से गुना करेंगे तो हमारा औसत में भी उसी से गुना होगा। अगर हम संख्या में किसी चीज़ से भाग देंगे तो औसत में भी हमारा क्या होगा, भाग होगा। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ, 18 संख्या का औसत दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि अगर प्रत्येक संख्या में 1 सही 1/2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी संख्या का औसत क्या होगा। अगर हम प्रत्येक संख्या में गुना कर रहे हैं तो हमारा औसत में भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 42 गुने 1 सही 1/2। अब देखिए 1 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 42 गुने 1 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3/2। हम इसे 2 से काटेंगे, 42 को 21 बार में जाएगा, 21 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 63 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।